तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रज्वल और रिसेंटली मैंने जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है लॉ सब्जेक्ट में। तो जैसा मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, थोड़े फ़ोन आ रहे हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में एक छोटा सा रोड मैप बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने तैयारी करी थी। हालांकि सबका अपना अपना वे रहता है, प्रिपरेशन का अप्रोच अलग अलग रहती है, लेकिन जितना मैंने सीखा है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, उसका एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो बुक्स मैंने रेफ़र की थी पढ़ने के लिए, जैसा जानते हैं कि लॉ के ज़्यादा लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है और कोचिंग्स भी यूजीसी नेट के स्पेसिफिक ज़्यादा नहीं है, और यूजीसी नेट एग्ज़ाम जुडिशरी या फिर एटीपीओ इसके कंपैरिजन में बहुत अलग होती है। उसका पूरा सब्जेक्ट्स अलग रहते हैं, अप्रोच अलग रहती है, डिटेल स्टडी आती है, केस लॉज आते हैं, क्रोनोलॉजी में आते हैं। तो इसका जो पूरा तरीका है वो बहुत अलग है। तो जिस तरह से मैंने तैयारी की थी, तो मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस बुक्स को ही दी थी, सबसे ज़्यादा मैंने बुक्स को ही पढ़ा था। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट जो सभी को पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ज्यूरिस्प्रूडेंस। और जैसा ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करता है, ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन हर बार ज्यूरिस्प्रूडेंस के हमें देखने को मिलते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए मैंने एनवी परांजपे बुक को रेफर किया था, इससे ही पढ़ा था ज़्यादातर। और साथ ही में एक और वीडी महाजन की बुक है, ये दो बुक मैंने, एनवी परांजपे और वीडी महाजन, इसको डिटेल स्टडी किया था। साथ ही में मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जैसे कि इसमें स्कूल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कभी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा डेफिनेशन के ऊपर भी आते हैं कि लॉ की डेफिनेशन किसने दी है या ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन किसने दी है। तो इस तरह से मैंने नोट्स बना लिए थे अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस के, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स बनाए थे, और ज्यूरिस्प्रूडेंस में किस ज्यूरिस्ट ने क्या कहा है या क्या किस फिलोसोफर ने क्या कहा है, इसे मैं ब्लू एंड ब्लैक पेन से लिखता था, और ब्लैक पेन से जो की वर्ड रहते थे डेफिनेशन के वो हाईलाइट कर देता था। तो की वर्ड से मैंने याद रखा था कि किस ज्यूरिस्ट ने क्या बात कही है। तो एक तरह से ये वाला अप्रोच जो है मैंने फॉलो किया था। साथ ही में जो स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, इसमें जितने भी ज्यूरिस्ट रहे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने एक तरह से क्या किया था कि जितने भी मेरे नोट्स रहते थे, मैं एक पेज लेता था, उस पेज पे एक ज्यूरिस्ट को लेता था। जैसे अगर मैंने एनालिटिकल स्कूल से स्टार्ट करा है तो मैंने जेरेमी बेंथम लिया या जॉन ऑस्टिन लिया, फिर उस पर्टिकुलर पेज पे उस ज्यूरिस्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें मैं बुक में पढ़ रहा हूँ वो एक जगह पे मैं लिख लेता था। उस पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं उनके नाम ऊपर लिख देता था, उन्होंने क्या क्या बातें की है। जैसे सभी को पता है जेरेमी बेंथम, प्लेजर एंड पेन की थ्योरी, तो उसे मैं वहीं के वहीं हाईलाइट कर देता था। और जब मैं बुक पढ़ता था, जैसे आप डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो उसे वहीं के वहीं नोट्स में उतार लो, वहीं मेंशन कर लो। साथ ही में कभी कभी कब उनका बर्थ हुआ या फिर कौन सा ऑथर पहले आया कौन सा बाद में आया, क्रोनोलॉजी में उन्हें लगा, ये ऐसी भी चीज़ें आ जाती थी। तो एक ऑथर पर्टिकुलर मैं पकड़ता था, उस ऑथर के बारे में अच्छे से जितनी भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उन्हें पढ़ता था, किस तरह से क्वेश्चन बनते थे, वो सारी बातें एक जगह में इकट्ठा कर लेता था। साथ ही में कब उनका बर्थ हुआ, कब उनकी डेथ हुई, ये सारी बातें एक ही जगह मेरे पास अवेलेबल हो जाती थी। तो पहले मैंने एनालिटिकल स्कूल लिया, सारे ऑथर्स को, सारे ज्यूरिस्ट, सारे फिलोसोफर को कवर किया ऐसे पर्टिकुलर पेजेस में। देन फिर हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, और कुछ इसी तरह से मैंने सारे स्कूल्स कवर किए। तो जैसा कि मैंने देखा था कि यूट्यूब पर भी ज़्यादा यूजीसी नेट के ओरिएंटेड लेक्चर्स नहीं है, तो इस चैनल के थ्रू जो है मैं अभी ज्यूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यूजीसी नेट की, जिसमें मैं टाइम टू टाइम पर्टिकुलर वीडियोस अपलोड करूंगा। स्टार्टिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस से करूंगा, देन उसके बाद धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सारी जो है प्लेलिस्ट बना के मैं सारे लेक्चर्स अभी थोड़े टाइम में अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आपको पढ़ना है ज़्यादा और बहुत डिटेल स्टडी में जो है मैं उसे अपलोड करूंगा, लंबे लंबे लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की पर्टिकुलर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थोड़े ही टाइम में मैं बस अब लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। देन उसके बाद जो है मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट में, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें केस लॉज आते हैं, बहुत आर्टिकल्स के भी एकदम एंड और कॉमा स्टेटमेंट असर्शन वाले रीज़न
कंफ्यूज करने के लिए भी यूजीसी नेट में देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो केस लॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में जैन पांडे बुक रेफर की थी और एमपी जैन एक बुक है जो सभी को पता है, तो उसी बुक से मैंने पढ़ा था। सबसे पहले तो बैरेक्ट, तो हम ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बैरेक्ट अच्छे से हो गई थी। तो मैंने एक्स्ट्रा स्टडी के लिए बुक का ज्यादा रेफरेंस लिया था और केस लॉज भी बहुत सारे पढ़े थे। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ऑलमोस्ट 80 to 100 केस लॉज जो है वो पढ़े हैं और याद किए। इनके भी जो मैं लेक्चर सीरीज है वो जब कॉन्स्टी पढ़ाऊंगा तब पूरे डिटेल में मैं लिखवा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो मैंने प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स बना लिए थे जिसमें सभी तरह की चीजें जो है मैंने, जितने भी केस हुए, जज का नाम, साइटेशन, ये सब एक जगह मैंने इकट्ठा कर लिया था। तो जब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते थे तो मुझे थोड़ा इजी लगा वो ईयर, क्योंकि मुझे याद थे और कुछ इस तरह से अरेंज किए थे कि मेरे दिमाग में ये चीज थी कि हाँ पहले कौन सा केस लॉ आया है, बाद में कौन सा केस लॉ आया, तो थोड़ी हेल्प मिली। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मुझे जैन पांडे लगी और एमपी जैन लगी। इसके अलावा भी जो बैरेक्ट है पहले तो वही कवर करना पड़ेगी अच्छे से, देन उसके बाद इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। देन उसके बाद आऊं मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे। हाँ, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए सबसे पहले थोड़ा डिफिकल्ट था सब्जेक्ट मेरे लिए, तो मैंने ये अशोक की जैन की एक सीरीज है इसे लिया था, जिससे मुझे काफी हेल्प मिली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को इनिशियल स्टेज में समझने में। तो पहले मैं बेसिक स्टडी कर रहा था इंटरनेशनल लॉ की, तो उसके लिए मैंने इसका रेफर किया था। देन जब मैं एडवांस स्टडी पे गया, जब मैंने बहुत डिटेल में इंटरनेशनल लॉ पढ़ा और साथ ही में जब केस लॉस लिखे, पढ़े और नोट्स बनाए, तो मैंने एसके कपूर की बुक है इंटरनेशनल लॉ की, वो रेफर की थी। उसमें जितना भी चीजें थी उन्हें डिटेल में पढ़ के मैं प्रॉपर नोट्स बना लेता था। तो इंटरनेशनल लॉ के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ट्रिकी आते हैं, कभी स्टेटमेंट असर्शन आ जाता है, कभी जज का नाम आ जाता है, तो कभी केस लॉस की क्रोनोलॉजी आ जाती है, कभी कन्वेंशंस की क्रोनोलॉजी आ जाती है। तो पहले स्टार्टिंग की बेसिक चीजें जो है वो मैंने पढ़ ली थी, बेसिक बातें मैंने कवर कर ली थी। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में मैंने उसे डिटेल में पढ़ा था, लेकिन ये 2 बुक से ही मैंने पढ़ा था। देन उसके बाद फिर आईपीसी की बात करें तो सभी को पता है आईपीसी में सबसे पहले तो बैरेक्ट, और आईपीसी की सारी ही बुक्स अच्छी हैं, बट पर्सनल फेवरेट मेरी रतन लाल धीरज लाल थी। तो मैंने आरडी जो है रतन लाल धीरज लाल से आईपीसी को पढ़ा है, और सभी ने ही पढ़ा है, सभी को पता है। तो ग्रेजुएशन तक आईपीसी को सभी ने पढ़ा है। तो आईपीसी के अंदर मैंने पहले तो बैरेक्ट अच्छे से क्लियर की थी, क्योंकि यूजीसी नेट के पैटर्न में मुझे सेक्शन वाइज क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे थे, तो मैंने बैरेक्ट को ही अच्छे से किया था। आईपीसी के केस लॉज बहुत कम आते भी हैं, तो जो मेन मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, रॉबरी, डकैती, इधर से ही ज्यादा बनते हैं। तो बैरेक्ट जो है आईपीसी की, उसके सेक्शंस याद रखना, उसके प्रोविजन याद रखना, वो ज्यादा मैंने ध्यान उस तरफ ज्यादा दिया था, तो वो अप्रोच मैंने आईपीसी के लिए फॉलो की थी। देन उसके बाद फैमिली लॉ इज वन ऑफ माई पर्सनल सब्जेक्ट एज वेल। मुझे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पढ़ना पसंद है और मैं पिछले 2-3 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैंने वो पढ़ाया भी था अच्छे से, तो मुझे उसकी जो एक तरह से अप्रोच है वो समझ में आ गई थी। केस लॉज जो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के, वो अच्छे से याद हो गए थे। और जैसे अनकोडिफाइड कोई लॉ रहता है हमारे पास, उसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया, टॉर्ट्स हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया। तो हिंदू लॉ के लिए तो मैंने सबसे पहले पारस दीवान की बुक को रेफर किया था। एक बहुत अच्छी बुक लगी मुझे पढ़ने के लिए, और इससे मैंने पूरी तरह से पढ़ा है। तो पारस दीवान की जो बुक थी उसमें भी मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी नोट्स बना लेता था, हिंदू लॉ के, मुस्लिम लॉ के। और इस बुक के अंदर ये अच्छी बात है कि चीज़ें जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में एकदम एग्जैक्ट है, और जितनी भी चीज़ें यूजीसी नेट के पेपर में भी जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस मैंने देखे थे, वो ये पारस दीवान की बुक से बाहर के मुझे नहीं मिले। तो जब ये बुक पूरी पढ़ ली थी तो बहुत ईजी रहा मेरे लिए ये अटेम्प्ट करना। तो हिंदू लॉ के लिए जब हम बात करें अप्रोच कैसे फॉलो करनी है, तो सबसे पहले तो अनकोडिफाइड पार्ट भी है, कोडिफाइड पार्ट भी है। तो मैंने अनकोडिफाइड पार्ट को पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। सोर्सेस ऑफ लॉ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी स्त्री धन पार्टीशन इधर से भी क्वेश्चन आ जाता है, रिलीजियस एंडोमेंट से आ जाता है। देन उसके बाद कोडिफाइड वाला पार्ट जो प्रॉपर 30 सेक्शन है ऑलमोस्ट चारों एक्ट में, और माइनॉरिटी गार्जियनशिप में तो 13 ही सेक्शन है। तो ये थोड़ा इजी रहा था कि कोडिफाइड पढ़ने में हमें पता है सेक्शन से याद करना है, उसके अंदर क्या एसेंशियल चीजें
तो वो वाला पार्ट इजी रहता था। थोड़ा डिफिकल्ट जो लगेगा वो अनकोडिफाइड पार्ट लगेगा। हालांकि उसके भी लेक्चर्स में अभी जस्ट डालने ही वाला हूँ थोड़े टाइम में हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट में, तो कभी लगे तो आप वो उस पर भी जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मुस्लिम लॉ के लिए मैंने जो है अकील अहमद की ये जो बुक है इसे रेफर किया था। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी सारी चीज़ें जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हैं, और मुस्लिम लॉ में ऐसा है कि अनकोडिफाइड पार्ट ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो रहते हैं वो ज़्यादा स्टेटमेंट असर्शन में बनते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जुडिशरी का अप्रोच है या फिर आईडीपीओ का अप्रोच है तो प्रॉपर सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन नेट में बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं कि ABCD 4 ऑप्शन देते हैं, A इज करेक्ट, AB इज करेक्ट, ABC इज करेक्ट, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब तक डेप्थ स्टडी नहीं होगी तब तक JRF टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अकील अहमद मुस्लिम लॉ के लिए अगर रेफर करना है तो ये बहुत अच्छी बुक है, जिससे ऑलमोस्ट सारी चीजें मेरी मुस्लिम लॉ की कवर हो गई थी। देन फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैंने एनवायरमेंटल लॉ के लिए सुकंता के नंदा की ये बुक को रेफर किया था। एनवायरमेंटल लॉ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि समझ नहीं आता है क्या पढ़े क्या छोड़े, लेकिन मैंने बहुत इसको सिंप्लीफाइड रखा था। पहले जो टारगेटेड सब्जेक्ट्स थे मेरे, मैंने उन्हें ज़्यादा अच्छा कर लिया था। ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, IPC, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ये सब्जेक्ट्स ऐसे जो ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं UGC नेट के पेपर में। तो पहले इन सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया था। देन उसके बाद फिर मैं एनवायरमेंटल लॉ, ह्यूमन राइट्स, IPR इन सब्जेक्ट्स पे आया था। तो एनवायरमेंटल लॉ में लास्ट ईयर के कुछ अगर आप पेपर देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हो गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया, तो इधर से ज़्यादा केस लॉस के क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद थोड़े एक्ट है हमारे, उन एक्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर आपने इन डेप्थ स्टडी की है तो रीजनिंग से वो क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, या फिर आपको इंट्यूशन आ जाता है अगर आपने ज़्यादा पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो सही हो जाते हैं अगर प्रॉपर स्टडी की है तो बुक से अगेन एनवायरमेंटल लॉ के लिए ये रेफर की। देन उसके बाद ह्यूमन राइट्स के लिए मैंने डॉक्टर HO अग्रवाल की ये बुक को रेफर किया था। और ह्यूमन राइट्स के भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं आते, वेटेज ज़्यादा कवर नहीं करता ह्यूमन राइट्स, बट स्टिल UDHR, ICCPR, ICESCR के कभी आर्टिकल्स आ जाते हैं, कभी कन्वेंशंस आ जाते हैं, और कभी जो NHRC, SHRC इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। केस लॉज बहुत रेयरली ह्यूमन राइट्स से देखने को मिलते हैं, बट स्टिल आ सकते। तो बुक अगर पढ़ना है तो HO अग्रवाल से मैंने ह्यूमन राइट्स पढ़ा था। देन उसके बाद मैं बात करूँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए मैंने जैन पांडे रेफर की थी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था। टॉर्ट्स के अंदर केस लॉज से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और साथ ही में थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो टाइम का है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं कि बताओ इंजूरिया साइन डेमनम कौन से केस से आया, आप बोलो HB वर्सेस वाइट, या फिर डेमनम साइन इंजूरिया ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल। अब का लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है, तो वो ईयर भी पूछ लेता है, जज के नाम पूछ लेता है। जैसे जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब HB वर्सेस वाइट के जज का नाम पूछा था। तो उसके बाद जैन पांडे की बुक के अंदर स्पेसिफिकली जिन जिन केसेस में जजेस के नाम लिखे हुए थे मैंने वो हाईलाइट कर लिए थे। तो ऐसा नहीं कि सारे केस लॉस के जज के नाम हमें याद रखने, लेकिन बुक के अंदर अगर किसी जज का नाम स्पेसिफिकली लिखा है या हाईलाइट किया है या इटैलिक किया हुआ है तो वो जज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही में ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस लॉस के लिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आता है। तो ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल 15th सेंचुरी का केस है, HB वर्सेस वाइट 18th सेंचुरी का केस है, तो ऐसे ईयर को भी हमें जो है वो थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो एक तरह से बात करूँ तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स ईजी है अगर आपने इसको पूरी तरह से एक बार सिंसियरली पढ़ लिया है और केस लॉस जो है आपने अच्छे से पढ़ लिए। तो टॉर्ट्स के बाद फिर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैंने सबसे पहले तो बैरेक्ट, सभी को पता है बैरेक्ट रेफर की थी। उसके अलावा मैंने अवतार सिंह की बुक से पढ़ा था। और हालांकि कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा है कि हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही कॉन्ट्रैक्ट आ जाते, तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से बैरेक्ट भी अच्छी थी। उसके अलावा SK कपूर, RK बांगिया की भी बुक अच्छी है, अवतार सिंह से मैं पढ़ता हूँ तो ये भी अच्छी है। बट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन वाला अप्रोच और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, बस उसके आसपास ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव्स मुझे देखने को मिले थे। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
फिर बात करूं मैं आईपीआर की। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसा था कि 10 यूनिट अगर यूजीसी नेट की है तो उसमें से मैंने 7 से 8 यूनिट अच्छे से कवर कर ली थी, जो मेरे प्लस पॉइंट में थे। तो एक तरह से आप अपने पर्सनल फेवरेट या जो सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट है उन्हें टारगेट करोगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन 5 सब्जेक्ट्स ऐसे या 5 यूनिट ऐसी है जो हमें कंपलसरीली पढ़ना ही है, क्योंकि वो ज्यादा वेटेज कवर करती है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ लो, देन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कवर कर लो, आईपीसी कवर कर लो, फैमिली लॉ कवर कर लो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स वाली यूनिट कर लो। कम से कम बेसिक ये तो करना ही है। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल यूनिट है फेवरेट, या जो सब्जेक्ट्स आपको इजी पड़ रहा है, आप उसे टारगेट करो। जैसे मुझे आईपीआर थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, कंपनी लॉ थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो मैंने आईपीआर और कंपनी लॉ को बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा था। कुछ कुछ जो उसकी हिस्ट्री है, कन्वेंशंस है, इंट्रोडक्शन है, ऐसे। क्योंकि आईपीआर में क्वेश्चंस जो है वो क्रोनोलॉजी में आते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि पेटेंट एक्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए जिसमें वो क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, और पेटेंट एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है जो मुझे याद नहीं हो पा रहे थे। तो एक तरह से आईपीआर को मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा था, जितना बेसिक नॉलेज है उतना लिया था, और आईपीआर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेरे थोड़े गलत भी हुए थे। तो ऐसा है कि जब मैं 6-7 यूनिट अगर अच्छे से टारगेट कर रहा हूँ तो मैं 1-2 यूनिट को थोड़ा लाइटली या थोड़ा जितना नीडेड है बेसिक बेसिक तरह से पढ़ सकता हूँ। तो आपको भी जो पर्सनल आपका फेवरेट रहे आप उसे पढ़ सकते हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए तो मैंने सिर्फ ये बैरेक्ट में लेके आया था, बैरेक्ट ही पढ़ी थी, बुक से मैंने अभी तक आईपीआर नहीं पढ़ा था। देन उसके बाद और क्या बच रहा है, कंपैरेटिव लॉ। कंपैरेटिव लॉ से कई बार ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेट में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अक्सर ये भी परेशानी रहती है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो कभी कभी कंपैरेटिव लॉ से भी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। कंपैरेटिव लॉ के लिए मैं एक बार ये ट्रू मेंस की ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बुक लेके आया था। तो इस बुक के अंदर मुझे थोड़ी अच्छी कंपैरेटिव लॉ की प्रॉपर नोट्स मिल गए थे, एक तरह से अच्छा डिस्क्रिप्शन में कंपैरेटिव लॉ मिल गया था। तो इससे मैंने कंपैरेटिव लॉ की चीजों को पढ़ा था, और अच्छी इसमें डिटेल में थी, जितना नीडेड था उतना, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट एक बेसिक बेसिक नॉलेज होना कंपैरेटिव लॉ का बहुत जरूरी था। तो जितना बेसिक कंपैरेटिव लॉ मैंने पढ़ा था उसके बेसिस पे रीजनिंग से मेरे कंपैरेटिव लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो गए थे। तो एक तरह से नेट में ऐसा नहीं रहेगा कि जो हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं वही का वही ऑब्जेक्टिव हमें दिख जाए, लेकिन ओवरऑल इन डेप्थ नॉलेज लेके हम जा रहे हैं अगर पेपर देने के लिए, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन, रीजनिंग या एलिमिनेशन मेथड से हमें पता चल जाता है कि हाँ कौन सा आंसर मुझे लगाना है। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि इसे हम बहुत बेसिक बेसिक पढ़ के निकालें। तो एक तरह से ये मैंने आपको बेसिक इस वीडियो के थ्रू बता दिया कि जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं जेआरएफ की नेट के लिए, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। और पहली एडवाइस मैं यही दूंगा कि इससे ऐसे टारगेट मत करना कि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो। पहले इसे इन डेप्थ पढ़ लेना, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेप्थ स्टडी कर लेना बुक से, और प्रॉपर नोट्स बना लेना, और देन फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे अगर जाते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें स्टार्ट करो। मैं यही एडवाइस दूंगा कि जूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट करना, देन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आईपीसी, फैमिली लॉ। पहले ये सब्जेक्ट्स ज्यादा वेटेज कवर करते हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, इन्हें कवर करना चालू कर दो। देन उसके बाद फिर अपने आप तुम्हें भी समझ में आने लग जाएगा कि किस तरह से अप्रोच हमें रखनी है। इसके अलावा मैं भी नेट जेआरएफ की तैयारी ही कर रहा था, इसलिए मैं पर्सनली पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको सेमेस्टर के लिए पढ़ाता था। अब प्रॉपरली मेरे पास टाइम है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ नेट जेआरएफ का। तो अगर इच्छा हो तुम्हारी तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़े ही टाइम में, बस इस महीने के एंड में मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और मेरा जो तरीका है वो थोड़ा डेप्थ स्टडी का ही है, तो लंबे लंबे लेक्चर्स हो जाते हैं, तो ऐसे शॉर्ट नहीं मिलेंगे, लंबे लेक्चर्स तुम्हें मिलेंगे। तो प्रॉपरली अगर पढ़ना हो अच्छे से तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। अभी जूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं सीरीज, और टाइम टू टाइम मैं धीरे धीरे अपलोड करने वाला हूँ। इसके अलावा पेपर 1 के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, कैसे पढ़ा था, वो मैं उसके लिए प्रॉपर दूसरा वीडियो बना लूंगा। तो पहले लॉ के लिए मैंने सोचा अभी स्टार्ट करके बता दूं तुम्हें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ पढ़ाई करो, मेहनत करो,
सब अपने आप हो जाता है। थैंक यू।